बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियां लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है लाभदायक। अमरूद फसल को फल मक्खी से बचाएं। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य प्राकृतिक कारणों से कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं और संभावित नुकसान से बच सकते हैं। इस समय अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है, जिससे अमरूद फसल को काफी नुकसान होता है और अमरूद की गुणवत्ता भी खराब होती है। अमरूद की फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप एक बेहतर उपाय है। 1 एकड़ के अमरूद बागान के लिए 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप काफी होता है। उचित दूरी पर इसे टांग देने से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फेरोमोन ट्रैप रासायनिक दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों से भी हमें बचाता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की राजेंद्र परवल 1 और 2, स्वर्ण आलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। राजेंद्र परवल 1 और 2, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण आलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। झारखंड क्षेत्र में इनकी बुआई कर अच्छी उपज पाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की खड़ी फसल में इस समय दीमक लगने की संभावना रहती है, जिससे ज्यादा प्रकोप से फसल को बहुत नुकसान होता है। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है। दीमक के नियंत्रण के लिए फसल पर क्लोरोफारिफोस 20 EC दवा का 2 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना लाभदायक होता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या है खूबियां। रोज सिकेटियर का इस्तेमाल पौधों एवं फूलों के बेहतर कटिंग के लिए किया जाता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों में काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ कृषि समाचार में। आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी टीके अवश्य लगवाएं और बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का भी हाल जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी।
पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, और कोरोना काल के इस समय में हम उन्हीं चीज़ों का खाने पीने में सेवन करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। इसीलिए आजकल मार्केट में मशरूम का डिमांड काफ़ी है। तो मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें हमारे किसान भाई बहन, जिससे वो लाभान्वित हो सके, इसकी जानकारी हम आपको देंगे इस फीचर के माध्यम से। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। हाल के वर्षों में झारखंड में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। मशरूम की खेती करने में कम जगह लगती है, जिससे किसान भाई कम समय में मशरूम की खेती कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। आमतौर पर बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम और दुधिया मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम की खेती में चावल की भूसी तथा अन्य फसलों की आवश्यकता होती है। भूसा बारिश में भीगा ना हो। यदि भूसा कटा ना हो तो उसे मशीन से काट लेना चाहिए, जिसके लिए आपको भूसा कटाई मशीन की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद कटे हुए भूसे को उबाल लिया जाता है। पूरी प्रक्रिया कृषि विशेषज्ञ विस्तार से बता रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम आप पहुँचे हैं ICAR हर पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार झा जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे कि मशरूम की उन्नत खेती के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि मशरूम एक स्वादिष्ट खाने जो फफूंद है, और मशरूम की खेती ऐसे तो सालों भर बहुत आसानी से अलग अलग किस्म है मशरूम के जिसकी खेती हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मौसम है, जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के मौसम में एक दो तरह का मशरूम है जिसकी खेती हम कर सकते हैं आसानी से। जहाँ तक बटन मशरूम का सवाल है, तो बटन मशरूम जो है सो सीजनल जो है मौसमी विधि से सीजनल तरीके से जो है सो अभी ही जाड़े के मौसम में ही इसकी खेती कर सकते हैं, और बहुत आसानी से अभी लोग खेती करते हैं। बहुत जगह आप देखेंगे रांची और झारखंड में बटन मशरूम की खेती लोकल जो है किसान भाई कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका एक अलग है। इसका अलग तरीका है। इसके लिए जैसे अन्य मशरूम, जैसे ढिंगरी मशरूम है, ढिंगरी मशरूम आप डायरेक्ट जो है सो धान की कुट्टी या गेहूं का भूसा पर आप उसकी खेती करते हैं। लेकिन बटन मशरूम की जहाँ तक बात है, तो बटन मशरूम का जो है तापमान बटन मशरूम की खेती के लिए 14 से 18 डिग्री फलन के लिए तापमान चाहिए, जो कि अभी बहुत उपयुक्त समय है, और आप अभी 1-2 महीना इसकी खेती बहुत आसानी से करते हैं। लेकिन इसके लिए है कि हम डायरेक्ट इसको धान की कुट्टी या गेहूं का भूसा पर न करके उसका कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता है।
आरंभ में मशरूम को बंद कमरे में रखा जाता है, किंतु एक बार मशरूम में क्यूब निकल आने पर इन्हें कम से कम 6 घंटे की ताज़ी हवा चाहिए होती है, जिसके लिए उन कमरों में जहां पर मशरूम को उगाया जा रहा है उनमें खिड़कियों और दरवाज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हवा कमरों में आती जाती रहे। मशरूम के बीज 40 डिग्री या उससे अधिक तापमान होने पर 48 घंटे के अंदर ही खराब हो जाते हैं। अगर कोई सीजनल मेथड से इसकी खेती करना चाहेंगे, जो कि किसान भाई कर भी रहे हैं, तो आपको इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है और उसका जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें 28 दिन तक तो ऐसे टाइम लगता है, लेकिन 4-5 दिन और एक्स्ट्रा हमको उसको हल्का सा सुखाने के लिए फैला के रखने के लिए, और जो उसमें हम केमिकल्स देते हैं उसके गंध को हटाने के लिए 4-5 दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो कुल मिलाकर 32 दिन में ये कंपोस्ट जो है सो तैयार होता है। अब है कि इसका कंपोस्ट हम कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें धान का जो है कुट्टी लेंगे, चाहे गेहूं का भूसी लेंगे। एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जिसमें कि अगर आप धान का कुट्टी या गेहूं का भूसी 4 क्विंटल लेते हैं तो उसके साथ जो अन्य सामग्री जो की आवश्यकता है, जिसमें कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की आवश्यकता है, जिससे कि नाइट्रोजन मिलता है मशरूम को। दूसरा है कि DAP की आवश्यकता है। DAP भी जो है सो आप 3 kg DAP ले सकते हैं। उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटास MOP जो कि सब लोग जानते हैं, उस खाद का भी हम 3 kg उपयोग में लाते हैं। यूरिया जो है सो 3 kg उपयोग में लाते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गेहूं का चोकर। जो गेहूं का चोकर होता है वो भी करीब 30 kg इसकी आवश्यकता होती है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम जिसको आप बोलते हैं, जिप्सम भी 25 किलो जिप्सम जो है ये 4 क्विंटल बनाने के लिए, 4 क्विंटल में गेहूं के साथ, गेहूं के भूसा के साथ या धान की कुट्टी के साथ इसकी आवश्यकता होती है। थर्मोकोल के बने डब्बों में बर्फ को भरकर उनमें बीजों को रख देना चाहिए, जिसके बाद इन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत नहीं होती है। मशरूम के ताजे बीज कंपोस्ट में अधिक तेजी से फैलते हैं, जिससे बीजों से मशरूम जल्द ही निकलना आरंभ हो जाते हैं और पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे कि अमोनिया गैस का कोई दुर्गंध नहीं है। जैसे आप गाय के बथान में जाते हैं तो देखते होंगे मूत्र का उसमें जो गंध आता है, उस तरह का गंध जो है अमोनिया का गंध नहीं हो। इसीलिए 2-4 दिन हम कंपोस्ट को खुला छोड़ देते हैं, फिर उसमें फॉर्मेलिन और बेविस्टीन का उपयोग करते हैं और बैग लगाते हैं। तो बैग जो लगाते हैं इसमें स्टैंडर्ड है बैग लगाने का, 10 kg का हम बैग लगाते हैं। तो बैग लगाते समय हमको काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हाथ को आप स्पिरिट से चाहे किसी अन्य चीज़ से, डिटॉल से आप उसको बढ़िया से पोंछ करके तब मशरूम का बीज का उपयोग करें। मशरूम का बीज जब भी खरीदें तो अच्छे संस्थान से खरीदें और देखें कि उसमें कहीं भी काले रंग का धब्बा या किसी तरह का पीलापन उस स्पॉन में नहीं हो, नहीं तो वो जा करके जब आप स्पॉनिंग करेंगे तो बाद में ख़राब हो जाएगा। फिर आप स्पॉन को जितना भी आपका मटेरियल है जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला करके और आप बैग में उसको भरते हैं। तो इस तरह आप बैग को भरते समय जो है सो काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जब उसको कमरे में ले जाते हैं तो कमरे को पहले से साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। उस कमरे में किसी तरह का गंदगी, झोल या किसी अंडे कीड़े का प्रकोप नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है सो फॉर्मेलिन से 2-4 दिन पहले, बैग रखने से 2-4 दिन पहले कमरे की धुलाई कर देते हैं, फिर बैग को रखते हैं। तीसरा सबसे आवश्यक चीज़ है कि आपको देखते रहना है कि उसमें 14 से 18 डिग्री तक का तापमान उस कमरे में मेंटेन होना चाहिए। अगर 18 से अगर ज़्यादा तापमान हो जाता है तो आपको फ्रूटिंग में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब सावधानी आप अगर बटन मशरूम की खेती जो है इस समय में करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। कई परिस्थितियों में बीजों का भंडारण करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बीजों को 15 से 20 दिन तक रेफ्रिजरेटर में भंडारण कर नष्ट होने से बचा सकते हैं। मशरूम के बीज रोपाई के तकरीबन 30 से 40 दिन पश्चात मशरूम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी तुड़ाई के लिए मशरूम के डंठल को भूमि के पास से हल्का सा घुमाकर तोड़ लेना चाहिए, जिसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा मशरूम की कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिन्हें सुखाकर उनका पाउडर बनाकर भी बेचा जा सकता है। वेस्टर्न मशरूम की खेती करते हैं तो उसमें भी इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्टर्न मशरूम की भी खेती आप जो है थोड़े कमरे में उसके लिए जो है सो 20 से 25 डिग्री का तापमान की आवश्यकता होती है। तो अगर टेम्परेचर तापमान आपके कमरे का थोड़ा कम हो जा रहा है
तो किसी 2-4 कोने पर थोड़ा हीटर 1-2 घंटा हीटर जला करके तापमान को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, खास के अभी के समय में, अभी जो जाड़ा का समय चल रहा है, और उसको आप टेम्परेचर बढ़ा करके 20 से 25 के आसपास आप अगर तापमान को ले जाएंगे तो वेस्टर्न मशरूम का भी जो आप स्टेटस वेराइटी जो प्रजाति है उसको आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन वेस्टर्न मशरूम का भी इस जाड़े के सीजन में उत्पादन किया जा सकता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने जानकारी ली कि मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। आप भी मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती करके लाभान्वित हो सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सब्जी फसल में मल्चिंग का प्रयोग कैसे करें। अगर आप सब्जी फसल मल्चिंग के द्वारा सब्जियों की खेती करते हैं तो मल्चिंग द्वारा खेती करने से कीट और रोग भी कम लगते हैं, सब्जियों में खरपतवार लगने की भी समस्या कम होती है और पानी भी कम लगता है और अच्छी फसलें भी तैयार होती हैं। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर P भावना जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब्जी फसलों में मल्चिंग का क्या महत्व है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक मल्चिंग की बात है तो मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग एक बहुत उन्नत तकनीक है जो इससे हम लोग जो वाटर एवापोरेशन वाष्पीकरण जो है ये हम लोग बचा सकते हैं। जो पानी का जो हमारा जो पानी का कमी पड़ता है, जैसे हमारा झारखंड का देश है, पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा, तो इसमें हम लोग का जो मिट्टी में देखते हैं पानी जल्दी छोड़ देता है, तो ये वाला जो चीज़ जो है मल्चिंग से हम लोग बचा सकते हैं। मल्चिंग का ये मतलब है कि हमारा जहाँ पे पौधा फसल लगा हुआ है उधर हम मिट्टी को कवर करेंगे ताकि हमारा जो पानी का वाष्पीकरण जो है हम लोग उसको कम करें, और जो खरपतवार जो इधर झारखंड भूमि में जो ज़्यादा हमको नुकसान करता है, इसमें कितना लेबर हम लोग को चला जाता है, ये सब हम लोग मल्चिंग से हम लोग इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मल्चिंग हमारे किसान भाई अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हाँ। मल्चिंग आपको दो तरह का है, एक प्लास्टिक मल्चिंग हो गया और एक ऑर्गेनिक मल्चिंग हो गया। प्लास्टिक मल्चिंग में आपको जो प्लास्टिक शीट जो मिलता है जो 2 कलर का होता है, ऊपर का साइड में आपको सिल्वर कलर होता है और नीचे के साइड में आपको ब्लैक कलर होता है। जो सिल्वर कलर है आप उसको ऊपर आने जैसे बिछाना चाहिए और जो ब्लैक कलर है नीचे आएगा, क्योंकि ये सिल्वर कलर जो है ऊपर से आपका जो कीट का है और जो सन रेस का जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है, तो इससे ये अच्छा आपको काम करेगा, कीट भी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा आपका फसल के पास। और नीचे जो है नीचे जो ब्लैक कलर रखते हैं ताकि हमारा जो खरपतवार का जो बीज अंदर रह जाता है उसको सूर्य रश्मि ना मिले, तो इससे क्या होता है वो अंकुरार्पण नहीं होता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है, वो अंदर ही दबा के ही रह जाता है, तो इससे हम लोग खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको बाई कलर जो मिलता है मार्केट में उसी को लेना है, और ये हमको 2 तरह का आता है, इसमें एक 25 माइक्रोन का एक मिलता है और 50 माइक्रोन का एक मिलता है। 25 माइक्रोन वाला जल्दी फट जाता है, तो आप जैसे अभी भारत सरकार ने जो बोला है रीयूज़ वाला जो बोल रहे हैं, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं 50 माइक्रोन 50 माइक्रोन वाला मल्च लेंगे तो साल भर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और 2-3 क्रॉप उसमें आप उसी मल्च शीट में लगा सकते हैं, उसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। जो मल्च शीट एक बार बिछाने के बाद जहाँ पे हम लोग पौधा डालना है उधर हम लोग छेद करते हैं, उसी जगह पे हमको पौधा को ट्रांसप्लांट करना है या बीज अगर उगाना है तो बीज भी डाल सकते हैं। अगले सीज़न के लिए उसी में पौधा उगाड़ के थोड़ा खुरपी हाथ से चला के उसी में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या FIM डाल के जो भी खाद होगा डाल के फिर से नेक्स्ट सीज़न का जो क्रॉप होगा उसी में हम लोग लगा सकते हैं। तो आपको जो फील्ड प्रिपरेशन का जो लेबर लगता है वो भी बचत होता है, पानी में भी बचत होता है, खरपतवार निकालने के लिए वो जो लेबर का खर्चा होता है वो भी बचत होता है, और इससे और एक ज़्यादा क्या होता है फसल का जो यील्ड होता है उपज होता है वो लगभग 2 गुना हमको ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सब एडवांटेज मल्च के से हम लोग किसान फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ तक सब्जी फसलों की बात है तो मल्चिंग जो हमारे किसान भाई मल्चिंग विधि अपनाते हैं तो कौन कौन से सब्जियाँ लगा सकते हैं। हाँ, कोई भी सब्जी आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे हाँ अभी तो झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों मल्चिंग के लिए आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसमें आपको कोई चिंता नहीं है। तो कोई भी सब्जी आप इसमें लगाएंगे तो उसका जो उपज है बहुत अच्छा आता है और क्वालिटी जो है सब्जी का बहुत अच्छा से क्वालिटी इसमें बन जाता है। और दूसरा वाला मल्च जो मैं बता रही थी ऑर्गेनिक मल्च जो में है उसमें आपका जो
धान या गेहूं कटाई के बाद जो आपको जो रेसिड्यू मिलता है उसी से आप मल्च कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकिल भी हो जाता है और उसमें जितना भी खाद है वो सब हमारा मिट्टी के अंदर चला जाता है। और प्लास्टिक जो यूज़ ना करे उसके लिए बहुत अच्छा है, मगर इसमें है ना थोड़ा आपको जो लगभग 1 फीट तक आपका मल्च हेड मेंटेन करना है, क्योंकि उतना मल्च हेड मेंटेन करेंगे तभी सूर्य रश्मि अंदर नहीं जाएगा और खरपतवार का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। अगर वो पतना डालेंगे तो इसका ऑर्गेनिक मल्च का कुछ प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक मल्च का थोड़ा सोच समझ के आपको 1 फीट तक लगभग पौधा के पास डालना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि मल्चिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं? मल्चिंग का फ़ायदा जैसे मैं बोली थी, पानी का जो वाष्पीकरण एवापोरेशन जो बोलते हैं उससे हमारा पानी का बहुत लॉस होता है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम मल्च में तो ड्रिप ही लगाएंगे तो हम लगभग 1 या 2 लीटर पानी ही लगता है एक पौधा के लिए, तो ये जो पानी जो है हम लोग का बचत रह जाता है, उसी के अंदर रहता है, तो पानी का हम लोग को बहुत कम लगता है। और उसके बाद खरपतवार निकालने के लिए जो लेबर लगता है उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो उपज जो है लगभग 2 गुना ज़्यादा होता है मल्चिंग में, और हमारा क्वालिटी जो सब्जी का क्वालिटी भी जो है वो सबसे अच्छा रहता है। और ये मल्च शीट आपको लगभग 50 माइक्रोन वाला प्रति रोल आपको लगभग 4000 ऐसे मिलता है। जैसे एक रोल में आपको लगभग 400 स्क्वायर मीटर का रोल आता है। ये आप 8 रोल 1 एकड़ के लिए 8 रोल लग जाता है इसमें, तो करीब 40,000 से 50,000 आप एक पूरा साल के लिए 3 क्रॉप इसमें उगा सकते हैं। तो लगभग एक सीज़न के लिए आपको 15 से 20,000 से ऊपर नहीं इसका खर्चा लगता है। जैसे जो हमारे किसान भाई हैं जब खरपतवार हो जाता है तो उसको हाथ से निकालते हैं, लेकिन मल्चिंग में किस प्रकार से इसका निदान किया जा सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक खाद और जो रोग लगते हैं उसके लिए दवाओं का जो छिड़काव करते हैं, तो उन सब का जो प्रयोग किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? जैसे आप बोल रहे थे 2 चीज़ बोले हैं, जैसे आप खरपतवार कैसे निकालेंगे, तो मल्च शीट डालने के बाद खरपतवार का प्रभाव ही नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे पौधा है हम लोग उसमें उधर पूरा हमारा मल्च जो डाला रहता है तो खरपतवार का जर्मिनेशन ही नहीं होता है, तो खरपतवार का प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और जो इंटर स्पेस जो होता है, रो टू रो जो स्पेसिंग है, उधर हम लोग का खरपतवार आ जाता है, क्योंकि उधर हम लोग मल्च नहीं डालते हैं, तो उधर हैंड वीडिंग से निकाल के उसी जगह पे डाल देंगे तो हमारा जो है मॉइस्चर कंजर्व भी हो जाएगा। ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया है आपका जो खाद का, जैसे हमारा इनिशियल डोज जो है, जब भी हम लोग मल्च डालते हैं उसी टाइम छेद करके पौधा डालते हैं, उसी टाइम जो पॉइंट एप्लीकेशन जो है खाद का, वर्मी कंपोस्ट या FIM जो भी हो, NPK जो भी हो, उधर बेसल डोज डाल देते हैं। उसके बाद जो भी अगर आपको देना है, स्प्लिट डोज देना है, तब आप फर्टिगेशन, जैसे हमारा ड्रिप लगा हुआ रहता है, फर्टिगेशन से हमारा 19-19-19 का जो पानी में गोल होता है उसको आपको फर्टिगेशन से चलाना है। बाकी जो डिसीज़ और पेस्ट का है उसको बाहर से आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।